हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बॉन्ड पैरामीटर। बच्चों, ये जो टॉपिक है दैट इज पार्ट ऑफ क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हम बच्चों आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम ये कवर करने वाले हैं कि बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, हम इसमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो बॉन्ड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे दैट विल बी बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, सबके बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ जब वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देन विल बी देन विल बी गोइंग थ्रू बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद हमारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। एंड लास्ट में दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट विल बी रेजोनेंस एंड पोलैरिटी। ठीक है, एक चीज बस मैं क्लियर कर दूं बच्चों, जब मैं रेजोनेंस बोलता हूं तो रेजोनेंस में हम जब डिटेल में रेजोनेंस पढ़ेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम पीछे पढ़ेंगे बच्चों लास्ट में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि आपको रेजोनेंस क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे हम एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, और बेसिक सी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस किस तरीके से शो होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। ओके, so this is the topic which we are going to cover in this particular video. So let's start बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी बच्चों बॉन्ड लेंथ। अगर आपसे कोई पूछता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन एक बार लिखते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली बॉन्ड लेंथ क्या होता है, और बॉन्ड लेंथ में जो भी वेरिएशन होती है उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, साथ में लिखना बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड टू bonded atom in a molecule, two bonded atom in a molecule। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर बच्चों बॉन्ड बन रहा है तो दो एटम के बीच में कम से कम दो एटम तो होंगे ना जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा, है या ना। तो बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो एटम चाहिए। तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का, इन दोनों के जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दैट इज एवरेज डिस्टेंस, दैट वी कॉल एज बॉन्ड लेंथ। आई होप आपको समझ आया होगा बॉन्ड लेंथ क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे बच्चों फिगर दिख रहा है साइड में, जैसा आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में क्या है कि आपके पास एक एटम है, बड़ा एटम, और एक छोटा एटम है। हम सपोज कर लेते हैं बच्चों कि दिस इज सोडियम, ओके, एंड वी अज्यूम दिस एज क्लोरीन। ओके, तो जब ये क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उसके टोटल डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, दिस वी विल टर्म एज बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अब बॉन्ड लेंथ में बच्चों दो वेरिएशन होते हैं, बॉन्ड लेंथ में दो वेरिएशन होते हैं जो आपको समझना है। एक होता है आपका, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और एक है वैंडरवाल बॉन्ड। एक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड एंड दूसरा क्या है, वैंडरवाल बॉन्ड। वैंडरवाल बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ, तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ये जो अप्रोक्सीमेट रेडियस होता है एटम का, ठीक है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में होता है, दैट मीन्स कभी भी जब आप कोवेलेंट रेडियस की बात करते हो, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट, यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो कोवेलेंट रेडियस बोलो या आप वैंडरवाल रेडियस बोलो, दोनों जगह हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं। एंड रेडियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि क्या है, तो जब रेडियस की मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो मैं एटम की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है कि जिस एटम की आप बात कर रहे हो उसके न्यूक्लियस से जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो उस एटम का कोवेलेंट रेडियस है। दैट मीन्स यहाँ जो R1 है, R1, ये जो R1 है दैट इज
कोवेलेंट रेडियस ऑफ, अगर मैं एक क्लोरीन मान लूं तो दिस इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। एंड सिमिलर लाइंस पे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो जो R2 है वो आपका कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्या है बच्चों, सोडियम। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आएगी कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। जब आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हो तो पूरे की बात करते हो, जब कोवेलेंट रेडियस की बात करते हो तो आप क्या करते हो, जिसकी बात कर रहे हो उसके न्यूक्लियस से लेके जहां तक वो जुड़ा हुआ है उसके डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो दैट इज कोवेलेंट रेडियस। आई होप आपको कोवेलेंट रेडियस भी क्लियर हुआ होगा क्या होता है बच्चों। नाउ हम आते हैं वैन डर वाल रेडियस पे। जो वैन डर वाल रेडियस है उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों समझने वाली है, दैट इज कि अगर आप कोवेलेंट रेडियस की बात करते हो तो वहां पे न्यूक्लियस से खाली कहां तक की बात करते हो बच्चों, इंटरफेस तक की, जहां पे जुड़ा रहता है। लेकिन जब हम वैन डर वाल बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडरेशन में लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वहां तक के शेल को, वहां तक के शेल को हम कंसिडरेशन में लेते हैं, उसके बेसिस पे बताते हैं कि वैन डर वाल बॉन्ड क्या है। अगर आप ये इमेज साइड में देखो बच्चों तो ध्यान से देखना कि जो ऊपर मैंने बना रखा है ये दो एटम, वो अंदर वाले जो ग्रे में है दैट इज दैट, ये वो चीज है, ठीक है, जो ये मैंने बना रखा ऊपर। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि इस पूरे, इस दोनों जो ये जो मॉलिक्यूल बना है इसमें जो दो एटम जुड़े हुए हैं उसके लिए अगर आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आपने बॉन्ड लेंथ बोल दिया, ये क्या है आपका बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये जो चीज है ये आपका बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अब इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपने बोला कोवेलेंट रेडियस है, दिस इज नथिंग बट कोवेलेंट रेडियस। बट जब मैं वैन डर वाल रेडियस की बात कर रहा हूं, मैं वैन डर वाल रेडियस की बात करता हूं तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक के शेल को देखूंगा। तो मान लो कि किसी एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां तक है, यहां इतनी दूर तक है, तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों, हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस कहां तक का लेंगे, जहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां तक का। ठीक है, और इस केस में मैं बोलूंगा कि ये जो डिस्टेंस है, चाहे यहाँ पे जो दे रखा है आपको वैन डर वाल रेडियस इक्वल्स टू 180 ppm, दैट इज, ये कैसे कैलकुलेट किया गया, यहाँ के न्यूक्लियस से यहाँ तक के जो ये जो है यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, यहाँ तक आपका जो वैलेंस शेल है वहां के डिस्टेंस तक को आपने क्या बोला, रेडियस वैन डर वाल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो वैन डर वाल में हमेशा याद रखना, the van der Waal radius represents the overall size of the atom which includes its valence shell। valence shell बहुत इंपॉर्टेंट है, valence shell। ठीक है, तो वैलेंस शेल को बिल्कुल ये इंक्लूड करता है। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ आई होगी कि बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर में जो सबसे पहला टॉपिक है बॉन्ड लेंथ क्या होता है। नाउ बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी बॉन्ड एंगल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बच्चों बॉन्ड एंगल। अब मैं अगर बॉन्ड एंगल की बात करता हूं बच्चों, तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ये होगा एंगल बिटवीन, ये क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ, ऑर्बिटल्स ऑफ, मैं इसको समझाता हूं क्या लिखा गया है, दिस विल बी द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, कंटेनिंग बॉन्डिंग, कंटेनिंग बॉन्डिंग, इसको एक बार लिख लो आप लोग एंड देन मैं साथ में समझाता हूँ क्या मतलब है। एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pair, containing bonding electron pair around the central atom, around the central atom, around the central atom। तो ये बेसिकली बच्चों क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। सेंट्रल एटम के अराउंड जिस भी मॉलिक्यूल के लिए बन रहा है उसके बीच में जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों वाटर का। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला आपका H2O हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक अकेला है O, तो उसको सेंटर में प्लेस कर दिया मैंने, उसको मैंने क्या करा, सेंटर में प्लेस कर दिया एंड देन मैंने उसके दोनों साइड को ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इसमें कितने लोन पेयर रहेंगे ये सारी चीजें तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है वहां से आप बना लोगे। तो यहाँ मेरे को पता है, देखो क्या बोला है कि एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, या आई थिंक हाँ आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। ठीक है, तो
एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जब मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता हूं तो इस वाले ये बॉन्ड जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो 2 लगातार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है किसी भी सेंट्रल मेटल के अराउंड। यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो सेंट्रल मेटल के अराउंड जो भी 2 आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी नोन एज बच्चों बॉन्ड एंगल। अब अगर मैं वाटर की केस की बात करूं तो यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है आपका बॉन्ड एंगल। तो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा हो सकता है बच्चों की सपोज करो मैं NH3 की बात करता हूँ, ठीक है, NH3 की बात करता हूँ। तो NH3 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर आपका लोन पेयर होता है और फिर इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली 2 किसी भी एक सेंट्रल एटम को लेके किसी के बीच में बॉन्ड एंगल बता सकते हो। तो इसके बीच में बता सकते हो, आप इसके बीच में बता सकते हो, आप आगे वाले जो हैं उनके बीच में बता सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू आप किसके बीच में बताना चाहते हो। लेकिन ऑलवेज एक सेंट्रल एटम होगा, सपोज एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 एडजेसेंट होंगे जिसके साथ आप एंगल बताना चाहते हो। मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट, एंगल क्या होता है, 2 लाइन के बीच में ही हमेशा बनता है। ओके, तो यहाँ पे एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा, सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पे 2 साइड के होंगे। तो आई होप बच्चों ये सिंपल था, काफी आपको समझ आया होगा क्या होता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी। जब आप वर्ड एंथैल्पी सुनते हो ना तो इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, एनर्जी से। आप किससे रिलेट कर सकते हो, एनर्जी से। ठीक है, आप किससे रिलेट कर सकते हो बच्चों इसको, एनर्जी से। तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये बच्चों क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी। तो दैट मीन्स amount of energy, amount of energy, this is the amount of energy required, this is the amount of energy required to break 1 mole of this is the amount of energy required to break 1 mole of bond। ठीक है, किसी भी के पर्टिकुलर चीज के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मैं बात करूं कि सपोज करो बच्चों आपके पास H2 गैस है, आपके पास H2 गैस है। ओके, अब सिंपली जब मैं बोलता हूँ H2 गैस है तो आपको पता है H2 गैस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, दैट मीन्स ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। अगर मैं इसमें एनर्जी दूं बॉन्ड तोड़ने के लिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन में टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो गया। ठीक है, H2 जो था वो किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस में। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब बॉन्ड टूट चुका है। तो इस केस में आपने जो ओवरऑल एनर्जी दी होगी, अगर आपने ये जो इनिशियली 1 मोल ले लिया, सपोज 1 मोल लिया, तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 1 मोल H2 लिया और उस पूरे के सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसको आप क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। और इस केस में बच्चों वो जो एंथैल्पी आपको देनी पड़ती है दैट इज इक्वल टू 498 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स अगर 1 मोल हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड को ब्रेक करना है तो द एनर्जी रिक्वायर्ड इज बच्चों 498 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको समझ आया होगा। सॉरी, इन केस ऑफ बच्चों हाइड्रोजन जो है दिस इज 435.8 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड दिस इज 498। अब 498 किलो जूल पर मोल जो है वो बच्चों आपका ऑक्सीजन का केस है, जहां पे ऑक्सीजन को आप किस में ब्रेक करते हो, O+O में। ध्यान से सुनना, देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो साफ दिख रहा है मेरे को ये 498 इज ग्रेटर देन 435.8 क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ओके, बहुत सारे चीजें होती हैं जो इस चीज पे डिपेंड, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में कि आपका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ज्यादा बॉन्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑन सिमिलर लाइंस बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको भी तोड़ने के लिए अगर N+N में तोड़ना है बच्चों तो जो आपको एंथैल्पी देनी पड़ती है दैट इज 946 किलो जूल पर मोल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाते हैं, आपको दिख रहा है 435 से 498 एंड देन 946 इतनी ज्यादा बढ़ जाती है बॉन्ड एंथैल्पी। ये तो बच्चों हमने ऐसे की बात करी है जहां पे सेम टाइप के बॉन्ड है, दैट मीन्स HH बॉन्ड है, OO बॉन्ड है, NN बॉन्ड है।
कई बार क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हेट्रोन्यूट्रल होते हैं। हेट्रोन्यूट्रल का क्या मतलब होता है बच्चों, एक जैसी चीजें उसमें साथ में ना जुड़ी हो, ठीक है। तो उस केस में सपोज जैसे HCl की बात करो तो HCl में भी कोई तीसरी चीज नहीं है। HCl को मेरे को ब्रेक करना है 1 मोल, तो इसको ब्रेक करना है तो H प्लस Cl में ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। ऑब्वियसली H गैस एंड Cl गैस में इस केस में 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या है, आपको ऐसा चीज को याद नहीं रखना, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं बच्चों पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो मल्टीपल बॉन्ड तोड़ने हैं, मल्टीपल बॉन्ड तोड़ने हैं। जैसे फिर दोबारा मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। अब वाटर में आई नो बच्चों कि आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है। तो होता क्या है, ये नोटिस एक्सपेरिमेंटली किया गया है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए और इस बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों, दैट इज डिफरेंट। वो क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी होती है। तो अब इस केस में आपसे पूछे कि क्या इस केस में बताओ कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो आपको समहाउ एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें ये देखा गया बच्चों कि सपोज वाटर है, वाटर को मैंने ब्रेक करा, पहले बॉन्ड को ब्रेक करा, तो पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस OH बनेगा, हाँ या ना, H प्लस OH बनेगा बच्चों। और इस केस में जो एनर्जी है 502 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। नाउ जब इस OH बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये O प्लस H में ब्रेक होगा, ठीक है बच्चों। ये किस में ब्रेक होगा, O प्लस H में। और यहाँ पे एनर्जी चाहिए दैट इज 427 किलो जूल पर मोल। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों केस में दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, ठीक है। दोनों केस में ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि OH बॉन्ड का क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑब्वियसली क्या करने कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, एवरेज। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या इंट्रोड्यूस होता है बच्चों, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, सारे जितने भी आपने इंडिविजुअल बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करी है उसका एवरेज। तो दैट मींस आपने 502 कैलकुलेट करा और 427 कैलकुलेट करा, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 2 बॉन्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे सपोज आपका आंसर आ गया 464.2 किलो जूल पर मोल, तो आप बोलोगे कि हाँ एवरेज, अगर एवरेज देखो तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी चाहिए। तो इस तरीके से आप बताते हो कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है और बॉन्ड एंथैल्पी आप यूज कहाँ पे करते हो, ठीक है। अगर ये चीज समझ आई है तो नेक्स्ट जो है बच्चों वहां पे चलते हैं एंड दैट विल बी बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो दिस इज नथिंग बट इन लुईस स्ट्रक्चर, जो आप लुईस स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इन लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर में बच्चों दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, इन लुईस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसी नंबर को आप क्या बोल देते हो, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर H2 की बात करो तो दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अगर O2 की बात करूं तो दिस इज O डबल बॉन्ड O, कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं N2 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि ये बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास HCl, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप F2 में कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आप इसको क्या करना है, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपने देखना है कि दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं और जितने बॉन्ड बनेंगे दैट विल बी इट्स बॉन्ड ऑर्डर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, वो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा देन क्या होगा बच्चों, क्लोज आ जाएंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करोगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं और उसके चक्कर में क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि लेंथ कम हो जाएगी, आपकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी एंड लेंथ, हाँ ऑब्वियसली लेंथ कम हो जाएगी, एंथैल्पी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। अगर बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है तो करस्पॉन्डिंगली अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो इस तरीके से होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर सपोज करो कम हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है दैट इज बच्चों कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो आपने एक टर्म जरूर इससे पहले पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपने जरूर इससे पहले क्या पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों क्या होते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो मॉलिक्यूल के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का बच्चों उसके पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। एक एग्जांपल देता हूं एंड देन आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन की बात करता हूं, N2 की। तो नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जहां पे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल में देखो तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 मेरे को पता है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ओके तो इस तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। किसी एक का आपको पता है उतने ही इलेक्ट्रॉन वाले का, तो जो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वही दूसरे का भी होगा जिसका आपको आइडिया नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को समझ सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये भी समझ आया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं वहां पे आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। नाउ जो नेक्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेजोनेंस। इसके अलावा हमारे रेजोनेंस के अलावा एक टॉपिक बचेगा दैट इज पोलैरिटी। एंड पोलैरिटी के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज फेजांस रूल। उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। ध्यान से सुनना, देखो बच्चों क्या होता है। कई बार क्या होता है केमिस्ट्री में, आपको पता है कि आप स्ट्रक्चर बनाते हो। आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो चीजों का। ठीक है, आप बहुत सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर से आपको उसके बारे में पता चलता है कि उसमें रिएक्शन किस तरीके से होता है, क्या वो बॉन्ड की, उसके बॉन्ड कितने बड़े छोटे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स आपको स्ट्रक्चर देख के किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडिया लगता है। लेकिन कई बार केमिस्ट्री में ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए क्या होता है कि एक सिंपल एक जो उसका होता है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 2 बना रखा है, तो खाली एक से, या मैं आपको नीचे बेंजीन दिख रहा है, दिस इज व्हाट, बेंजीन। तो बेंजीन में सपोज आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको कई बार ये लगता है कि खाली इस एक स्ट्रक्चर से मैं नहीं बता पा रहा हूं कि ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टी क्या है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो हमें ओवरऑल प्रॉपर्टी पता है ओजोन या बेंजीन के बारे में या और सारी मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करती है, उसमें खाली एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देने से मेरे को नहीं पता चलता कि पूरी पूरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाते हैं उस चीजों का। उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में करेंगे बच्चों, बिकॉज इसको पूरी तरीके से अगर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस केस में जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा कि क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, जब एक अकेला लुईस स्ट्रक्चर, चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, बेंजीन के पर्सपेक्टिव से ये दोनों और ओजोन के पर्सपेक्टिव से ये दोनों, या बाकी किसी भी मॉलिक्यूल जिसकी बात कर रहा हूँ उसके लिए जो उसके स्ट्रक्चर होंगे। तो जब एक अकेला मॉलिक्यूल प्रॉपरली डिस्क्राइब ना कर पाए उसके सारी प्रॉपर्टीज को, देन अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा था ना, कंडीशन बच्चों क्या क्या होती है। तो अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर। जब मैं बोलता हूँ पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर तो बच्चों ये कार्बन यहीं पे रहने वाला, ये कार्बन यहीं पे रहने वाला, दैट मींस एटम्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, खाली बॉन्ड्स अपने पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन अपने आप को चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो दैट मींस जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है बच्चों कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन आपको सिमिलर सा दिखेगा, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस सेम रहेगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना ये खाली चेंज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दैट मींस अगर ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना तो इन दोनों को एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, कि ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। और ठीक है, और इसके बेसिस पे एक ओवरऑल हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक्यूरेटली बताता है उस मॉलिक्यूल के बारे में। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब आपको हाई लेवल पे समझ आया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूँ। देखो क्या होता है,
कि सपोज ओजोन है, ठीक है, ये ओजोन है। अभी ओजोन आपने इस तरीके से बना लिया, आपने ओजोन के लिए आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको पता है किस तरीके से ओजोन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि ओजोन का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से बनाना है, तो अब मेरे को पता है कि ये अकेला स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जहां पे क्या होगा कि ये वाली चीज जैसे यहाँ पे मूव होगी ना, ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। अब ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे होता है, बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इस तरीके से मैंने मूव कर दिया कि ये बॉन्ड इधर करूंगा तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा चीज ऐसे हो जाएगी, जो दूसरा मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे वही रहेगा, और यहाँ पे आपका ये केस बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों, ये भी एक स्ट्रक्चर है ओजोन का, ये भी एक स्ट्रक्चर है। मैंने खाली किसको चेंज करा, सारे ऑक्सीजन अपने पोजीशन पे है, उनका न्यूक्लियस अपने पोजीशन पे है, खाली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए। ये जो फिनोमिनन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इस पूरे को रेजोनेंस, और दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो करते हो, ठीक है, एरो का हेड दोनों साइड होता है। अब ना तो ये पूरी तरीके से आपकी सारी प्रॉपर्टी बताएगा, ना तो ये पूरी तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टी बनाएगा, तो इन सब का एक एवरेज ले लेते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो ऐसे शो करते हो, आपकी ये ओजोन हो गया बच्चों, एक बॉन्ड तो दोनों जगह है ही है, तो एक बॉन्ड तो सॉलिड दिखाते हो और दूसरे को आप डॉट डॉट कर देते हो कि अगर आप यहाँ लेना चाहते हो तो यहाँ नहीं रहेगा, और यहाँ लेना चाहते हो तो यहाँ नहीं रहेगा। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बच्चों आपका ओजोन। तो ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है। इसको मैं जैसे मैंने बोला कि डिटेल में जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, बट आपको ये चीज समझ आई होगी कि रेजोनेंस क्यों होता है और क्या पर्पस है रेजोनेंस का, क्यों यूज होता है। याद रखना, जितने ज्यादा रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे किसी मॉलिक्यूल के, वो मॉलिक्यूल स्टेबल उतना ज्यादा होता है, ठीक है। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक और चीज होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है ना बच्चों, तो प्लस माइनस चार्ज भी आता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो ना, तो ध्यान रखना, मान लो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर ऑक्सीजन दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक में मान लो, मैं हाइपोथेटिकली ये चीज बना रहा हूँ, तो सपोज करो कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो अगर आपसे बोले कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियसली बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो अगर आपसे कोई स्टेबिलिटी पूछेगा तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होगा। अदरवाइज सिंपल तरीके से चलेगा आपका कि आपका सबसे पहले जिसके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर आप यही सारी चीजें देखोगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसमें माइनस है, तो दैट मीन्स वो ज्यादा स्टेबल होगा देन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव है। एंड सेम गोस फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो कम स्टेबल होगा। और ये चीज जरूर ध्यान रखना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड केमिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो उसकी क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी बच्चों, ठीक है। एंड दिस इज रेजोनेंस, जिसको हम डिटेल में, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th का आपका 11th का आपका चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में और अच्छी तरीके से आपको और सारे एग्जांपल लेके समझाएंगे कि क्या होता है। नाउ बच्चों लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके अंदर बाद में हम फेजांस रूल और पढ़ेंगे, दैट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। याद रखना, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी बच्चों किस लिए आती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि सपोज करो कि अगर आपके पास HCl है, ठीक है, आपके पास HCl है, तो होता क्या है कि यू नो कि आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो 18th ग्रुप के ज्यादा पास है, 18th ग्रुप के ज्यादा क्लोज है।
तो 18th ग्रुप के ज्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी होती है वो इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इंडिविजुअली ये चाहता था एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखे। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड में हमें पता है कि गिव एंड टेक नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्टिल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एटम की वो तो चेंज नहीं होती। इसके ये तो हमेशा से चाहता था कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है बच्चों, होता क्या है कि जब ये शेयरिंग करते हैं ना तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखता है। और इसके चक्कर में क्या होता है कि अगर किसी और का इलेक्ट्रॉन आपके पास खिंच जाए तो आप पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस विल बी डिनोटेड एज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस विल बी डिनोटेड एज डेल्टा पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट पोलैरिटी मींस, ठीक है। कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आप जब सपोज करो क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, दोनों बराबर ही खींचेंगे अपनी साइड को दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो दैट मींस इसके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी। तो इसको आप बोलोगे बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलोगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलोगे आप, पोलर मॉलिक्यूल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ आएगा नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस होता है। नाउ दैट कि वी नो कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होती है और पोलैरिटी क्या होती है, तो इस चीज को समझने के लिए अब देखो पोलैरिटी जो होती है हमें समझ आ गया कि अगर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम के बीच में, जिसके बीच में बॉन्ड बन रखा है, तो उसके वजह से क्या अराइज होगा, आपका पोलैरिटी अराइज होगी। अब पोलैरिटी अराइज होगी तो कितनी ज्यादा पोलैरिटी कितनी कम पोलैरिटी है उसको नापने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। उसको क्या बोलते हो बच्चों, डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी नापने के लिए डाइपोल मोमेंट का यूज करते हो और जिसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हो म्यू से, ठीक है। अब क्या है कि डाइपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इससे, एंड यू नो अब क्वेश्चन ये है कि डाइपोल क्यों बोल रहे हैं। तो डाइपोल का मतलब होता है बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दैट मींस अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसको आप क्या बोलते हो, डाइपोल बोलते हो। अब ध्यान से देखो HCl है तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी तो कोई एक खींचेगा अपनी साइड, तो वहां पे एक पे नेगेटिव हो जाएगा एक पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो दे आर डाइपोल। तो डाइपोल में जो आपको बेसिकली डाइपोल में जो आपकी पोलैरिटी आई है उसको नापने के लिए आप क्या यूज करो, डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों, जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज चार्ज, दैट मीन्स इस पे या तो Q पॉजिटिव या Q इस पे Q नेगेटिव को चार्ज होगा, दैट मीन्स इस पे जितना नेगेटिव होगा उस पे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो जो चार्ज आपने किया है कैलकुलेट जैसे Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे R है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू R। अगर कैपिटल Q है तो कैपिटल Q से कर लो, स्मॉल Q है तो स्मॉल Q से रिप्रेजेंट कर लो। तो Q इंटू R ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D बच्चों, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। एक्चुअली वो क्या होता है, डी बाय होता है, ठीक है। उसका स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, DE, आपका DEBYE और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल D से। और 1 डिबाई दैट इज इक्वल्स टू बच्चों आपका 3.33 इंटू 10⁻⁻30 ऑब्वियसली कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर, क्योंकि ये यूनिट, इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट मीटर। तो 1 डिबाई कितना होता है, आपको ये चीज समझ आई। अब आप किस तरीके से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हो वो भी समझ आया, पोलैरिटी क्या होती है आपको ये भी चीज समझ आई। याद रखना बच्चों हमेशा चाहे HCl लो या HF लो, पोलैरिटी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, जो खींच रहा है उसके साइड को हेड होता है और जो टेल होता है, टेल में इस तरीके से लाइन बना देते हो वो उस साइड होता है जहां से खींच रहा है। इस रिप्रेजेंटेशन से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड को खींच रहा है, कौन खींच रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, एंड दैट इज HF। अगर ये चीज समझ आई तो बच्चों अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करते हो, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करते हो तो डाइपोल मोमेंट जैसे हमने देखा कि पोलैरिटी की वजह से अराइज होता है। अभी पोलैरिटी हमें पता है कि पोलैरिटी, सॉरी, बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ जो पोलैरिटी है उसकी वजह से ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट कंसीडर होता है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज बच्चों डायरेक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे बात करो कि अगर मैं एक बिल्कुल सिमेट्रिक BeF2 की बात करता हूं जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो Be
एफ एंड एफ। तो इसमें अगर ओवरऑल आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट बच्चों देखो, अगर यहाँ पे आपसे पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि इसमें देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो ऐसे, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो ऐसे, बॉन्ड सेम है, स्ट्रेंथ सेम होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट यही अगर सपोज करो मैं बात करता हूँ वाटर की, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो ये ऐसे खींचेगा और ये ऐसे खींचेगा। अब अगर किसी चीज पे एक पे ऐसे फोर्स लगाते हो एक पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा। दैट मीन्स वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो दैट मीन्स ओवरऑल इसमें इस डायरेक्शन में कुछ डाइपोल मोमेंट होगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे मेरे को कैसे पता कि मैं H2O को ऐसे ना बनाऊं और ऐसे बनाऊं। ठीक है, तो बच्चों जब हम वेस्पर थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में वेस्पर थ्योरी जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा कि क्या होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तब आपको क्या आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, और स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको सीधा बनाना है कि टेढ़ा बनाना है या बेंट बनाना है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल के लिए आप अज्यूम कर लो कि जो मैं बता रहा हूँ यही स्ट्रक्चर होता है, एंड जब आपको बनाना आ जाएगा तो आप खुद ही कर सकते हो इस चीज को। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको ये बताना है कि NH3 एंड NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है एंड क्यों। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जब आप एक बार वेस्पर थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर जो NH3 और NF3 का होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, ठीक है, ऊपर दोनों में क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर होगा, ठीक है, और फ्लोरीन है। अब खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। देखो बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर की साइड मूवमेंट होगी, ऊपर की साइड होगी, ऊपर की साइड होगी। और हमेशा याद रखना जो लोन पेयर होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो ये इसमें ऊपर, तो तीन ऊपर की साइड, ऊपर वाला भी ऊपर की साइड, तो ओवरऑल ऊपर की साइड डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं NF3 की बात करूं तो यहाँ तो बच्चों ऊपर की साइड होगा, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप देखोगे फ्लोरीन आपका 17th ग्रुप में आता है, तो ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो ओवरऑल ये एक दूसरे को जीरो नहीं करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स ओवरऑल नीचे की साइड थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये तीन नीचे की साइड है एक ऊपर की साइड है, बट ये कम हो जाएगा। तो इस केस में ये देखा गया है कि नाइट्रोजन के केस में जो डाइपोल, NH3 के केस में डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज 4.90 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, एंड जो बच्चों NF3 के केस में होता है दैट इज इक्वल टू 0.80 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कम हो गया इसका ज्यादा हो गया, तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो बोल देंगे कि कौन सा ज्यादा होता है या सिंपली बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो कि क्यों ज्यादा होता है NH3 का। तो हमेशा याद रखना जनरली यही देखा गया बच्चों कि अगर कोई चीज सिमेट्रिकल है तो उसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कैंसल आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज सिमेट्रिकल है तो उसमें कैंसल आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, कोई चीज एसिमेट्रिकल है तो उसमें जनरली डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा NH3 NF3 में किसका ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल क्या होता है बच्चों, फजान्स रूल ये कहता है कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें सम पार्शियल कैरेक्टर होते हैं। एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, हर कोवेलेंट बॉन्ड में एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा फजान्स रूल बच्चों क्या होता है। तो सबसे पहला जो है वो है स्मॉलर द साइज ऑफ cation, smaller the size of cation and larger the size of anion, larger the size of anion। ठीक है, that means smaller the size of cation, larger the size of anion, greater will be greater will be the
कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ionic bond greater will be the covalent character of ionic bond. ओके एंड जस्ट एक करेक्शन है बच्चों कि जो हम फजांस रूल में कहते हैं एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज सम पार्शियल कैरेक्टर, इसमें ये करेक्शन है कि हम ये हमेशा से हमें पता है कि पहले हमने पढ़ा हुआ कि हर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। फजांस रूल उल्टा बोलता है, वो कहता है कि अगर ऐसा है कि हर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है तो हर आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों कि एवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड एंड किस आयनिक बॉन्ड में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो हम ये बता रहे हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब होता है स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, दैट मींस दो तीन एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl, NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों जो बॉन्ड है, अब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, तो NaCl वी नो एंड KCl वी नो कि ये दोनों आयनिक बॉन्ड है, ये दोनों क्या है आयनिक बॉन्ड है। अब इस आयनिक बॉन्ड में किसके पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये किस चीज से डिपेंड करता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन। एक अनायन के लिए, एक सेम अनायन के लिए जिस कटायन का साइज छोटा होगा वो क्या होगा बच्चों, उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कटायन का साइज किसका, अगर आपसे पूछा जाए Na+ और K+ में कौन छोटा होता है तो ऑब्वियसली Na+ छोटा होता है, तो दैट मींस NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू KCl। आपसे पूछा जाए कि NaCl और KCl में ज्यादा आयनिक बॉन्ड कौन है तो KCl होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। और दूसरा केस है लार्जर द साइज ऑफ अनायन, तो दैट मींस सेम के लिए लार्जर द साइज ऑफ अनायन, तो दैट मींस कोई एक्स मेटल है जैसे NaCl है और NaBr है, तो इन दोनों में Na तो दोनों में सेम होगा, कटायन सेम है, अनायन का साइज जिसका बड़ा होगा तो Br- ज्यादा बड़ा है, दैट मींस स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर द साइज ऑफ एक और करेक्शन, सॉरी बच्चों ये मैंने गलत बोला कि द स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, जब जितना छोटा होगा कटायन का साइज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दैट मींस जितना छोटा होगा स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। दैट मींस अगर कटायन का साइज छोटा है तो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाँ ये स्टेटमेंट सही थी कि KCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस चीज है अगर साइज मेरा कटायन का जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, दैट मींस NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और KCl में कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाज करेक्ट। ठीक है, नाउ अगर मैं किसकी बात करता हूँ, दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, दैट इज लार्जर द साइज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा आयन का साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर मैं पूछूं कि NaCl और NaBr में Na का साइज सेम है, Cl- और Br- में साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, दैट मींस NaBr ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, NaCl में कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट जो है, जो दूसरा पॉइंट जो हमें कवर करना है फैजांस रूल का, वो फैजांस रूल में कहता है ग्रेटर द चार्ज ऑफ कटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन, जितना ज्यादा कटायन के ऊपर चार्ज होगा ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो दैट मींस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे मैं बात करता हूं NaCl और MgCl2, ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि दोनों में आयनिक बॉन्ड है लेकिन किसमें ग्रेटर कैरेक्टर होगा, किसका बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हमने अभी पढ़ा कि ग्रेटर द साइज, ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें Na+ है, 1+ चार्ज है, और Mg में 2+ चार्ज है, तो जिसमें ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, दैट मींस MgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा कंपेयर टू MgCl ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज बच्चों बॉन्ड पैरामीटर, जहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा बच्चों, हमने बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा, हमने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, एंड हमने बच्चों
पोलैरिटी के बारे में पढ़ा। आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आज क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या सारी चीजें हैं इन टॉपिक में जो हमें समझने लायक है। ओके, एंड लास्ट में हमने फेजांस रूल पढ़ा, ये भी आपको समझ में आया होगा कि फेजांस रूल क्या होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो और पूछो कि बेसिकली जो भी डाउट है आप जस्ट यू कैन कमेंट दैट एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।